हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आज जो है हमारा ईथर के भौतिक गुण पढ़ेंगे कि जो डाई एथिल ईथर है उसकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या है। तो चलिए देखते हैं डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण। सबसे पहले जो है हम डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण देखेंगे कि डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर यह रंगहीन अति वाष्पशील द्रव है। डाई एथिल ईथर क्या होता है कि रंगहीन होता है, मतलब आपको देखने में कोई रंग प्रतीत नहीं होगा, और वाष्पशील होता है, यानी क्या है कि वाष्प के फॉर्म में बन करके उड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि पानी होता है, पानी वाष्पशील होता है, वैसे ही ये जो डाई एथिल ईथर है वो भी वाष्पशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक जो है 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है जो निश्चेतना उत्पन्न करती है। निश्चेतना मतलब कि बेहोशी। ठीक है, विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है जो कि निश्चेतना उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये जो है आपको पता, अभी हमने बताया कि इसकी मीठी गंध होती है जो कि निश्चेतना उत्पन्न करती है। तो इसी गुण के कारण जो है इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, यानी जब भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो निश्चेतक के रूप में दिया जाता है। यानी रोगी जो है उनको बेहोश करना हो तो हम उसका ये जो है डाई एथिल ईथर का यूज़ करते हैं डॉक्टर वगैरह। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिए क्या है कि यह जल में अल्प विलेय, यानी जो जल है उसमें बहुत ही कम विलेय होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डाई एथिल ईथर है वो जल के साथ बहुत ही कम बॉन्डिंग करता है। तो जब बॉन्डिंग कम होगा तो ये जल में विलेय भी नहीं होगा, और तथा एल्कोहल और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। यानी जो एल्कोहल वगैरह हैं और कार्बनिक विलायक हैं उनमें ये पूर्ण रूप से विलेय होता है। यानी विलेय मतलब कि यहाँ पर घुल जाता है। ठीक है, विलेय का अर्थ क्या हुआ कि घुल जाता है उसमें पूर्ण रूप से उसमें। अब नेक्स्ट हमारा देखिए अगला पॉइंट है, इसका क्वथनांक एल्कोहल के क्वथनांक से कम होता है। जो डाई एथिल ईथर है इसका क्वथनांक जो है एल्कोहलों के क्वथनांक से कम होता है, क्योंकि मैंने आपको जब एल्कोहल्स पढ़ाया था तो बताया था कि जो एल्कोहल होते हैं उनके बीच और जो जल होता है उनके बीच बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। लेकिन जो डाई एथिल ईथर होता है उनके और जल के बीच बॉन्डिंग नहीं बनती है, जिसके कारण इनका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। उनके बीच जो एल्कोहल्स हैं और जल है उनके बीच बॉन्डिंग होती है, बंध बनते हैं उनके एटम्स के बीच, उनके परमाणुओं के बीच। इसके कारण उनका क्वथनांक ज़्यादा होता है, और जो डाई एथिल ईथर है उसका क्वथनांक जो है कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिए, अब जो है हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि जो एल्कोहल्स हैं उनके कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो रासायनिक गुण है एल्कोहल्स का वो है दहन, यानी जो जलाने पर इसका क्या होता है। देखिए यहाँ पर डाई एथिल ईथर की वाष्प ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। यानी जो डाई एथिल ईथर, ये हमारा फॉर्मूला है डाई एथिल ईथर, इस ईथर का, डाई एथिल ईथर का जो फॉर्मूला है वो है, जब इसकी रिएक्शन जो है ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या होता है, प्रज्वलन, यानी जलती है, विस्फोटक के साथ जलती है, और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो एक चीज़ आप क्वेश्चन में जो भी आप रिएक्शनें पढ़ें तो आप इस तरीके से पढ़ें। एक तो आपको हिंदी में आपको याद होना चाहिए कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर, और दूसरा आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं देखिए, एक तो ये कह सकता है कि दहन अभिक्रिया बताइए, डाई एथिल ईथर है उसकी दहन अभिक्रिया बताइए, तो ये आपको पूरा बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डाई एथिल ईथर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रिएक्शनें यहाँ पर लिखी हुई दे दें और आगे का आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ जाए। तो ये हर तरीके से आप जब भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे तो हर तरीके से पढ़ेंगे कि मतलब एक एक पॉइंट उसका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें। आप क्वेश्चन अगर आ जाए कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। या फिर आपसे ये कह दें कि डाई एथिल ईथर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो भी रिएक्शनें होंगी वो आप इसी तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन जो है वो देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है जल अपघटन। जल अपघटन कराना है, यहाँ पर जो जल है उसमें जल जोड़ना है। ठीक है, जल से रिएक्शन करानी है तो उसको हम जल अपघटन करेंगे। डिहाइड्रेशन कब कहते हैं,
निर्जलनकरण जब जल का मॉलिक्यूल निकालते हैं तब कहते हैं, यहाँ पर जल जो है इससे रिएक्शन कराई जाती है तब हम कहते हैं इसको जल अपघटन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तनु H2SO4 किसकी प्रेजेंस में, तनु H2SO4 अम्ल की प्रेजेंस में उच्च दाब और उच्च ताप पर क्या होना चाहिए, दाब भी उच्च होना चाहिए और ताप भी उच्च होना चाहिए, हाई रखेंगे। डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित होता है, यानी जल अपघटन कराएंगे जब डाई एथिल अल्कोहल का, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम जल अपघटन कराएंगे किसका, डाई एथिल ईथर का, किसकी प्रेजेंस में, तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, और उसमें भी दाब और ताप जो है उच्च होने चाहिए, तो हमारा बनेगा अल्कोहल। ठीक है, तो अब जो रिएक्शन है उसकी ये देख लीजिए, डाई एथिल ईथर है, इसकी जब रिएक्शन जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ से आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच की बॉन्ड कोई एक ब्रेक हो जाएगी, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये O बनेगा और यहाँ पर OH होता है और ये H होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तरफ तो ये H आकर ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ OH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टू इक्विवेलेंट जो है अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल यानी जो कंपाउंड है वो बन जाएंगे। ठीक, जल अपघटन करने पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है मोस्टली कि डाई एथिल ईथर से जो है आप एथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाएंगे बताइए। ठीक है, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाएंगे वो बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए और अच्छे से आप देख लेंगे कि डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाई जाती है। तो जब भी डाई एथिल ईथर की जल से अभिक्रिया कराएंगे तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाएगा एथिल अल्कोहल। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। अभी जो हम रिएक्शन करा रहे थे वो तनु H2SO4 से करा रहे थे और क्या कर रहे थे, जल अपघटन, जल से भी हमें रिएक्शन करानी थी, प्रेजेंस भले ही थी तनु, जो पिछली वाली रिएक्शन हमने देखी जो अभी देखी थी उसमें हमें जल से रिएक्शन करानी थी, यानी जल अपघटन कराना था, और वो भी तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ हमें क्या कराना है कि यहाँ हमें सांद्र H2SO4 से ही रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा वो देखिए आप, डाई एथिल ईथर को सांद्र H2SO4 किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ आधिक्य में, यानी क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, यानी अधिक मात्रा में, के साथ गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास डाई एथिल ईथर है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और पीछे लिखा था उस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको पता है ये जो C2H5O और ये है C2H5। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो एथिल के वो है ना मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया, तो इस तरीके से लिख दें या फिर इस तरीके से लिख दें, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी ये हमारा डाई एथिल ईथर ही है, तो ये डाई एथिल ईथर है, इसकी जब हमने सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराई, देखिए हमने एक्सेस में बोला था ना, तो 2 इक्विवेलेंट H2SO4 लिया गया, तो सांद्र H2SO4 से जब हमने रिएक्शन कराई और गर्म करेंगे, जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा हमारे पास क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरा बनेगा जल। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन अच्छे से देख लेनी है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर चौथी रिएक्शन जो हमारी रासायनिक समीकरण है डाई एथिल ईथर की, वो है हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया। हाइड्रो आयोडिक मतलब कि HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रो आयोडिक का मतलब है कि हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए 2 कंडीशन है। जो हमारी हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, उससे रिएक्शन की 2 कंडीशन से, एक तो ठंडे में, ठीक है, यानी गर्म ना करे तब, और दूसरी जो है एक गर्म कंडीशन में, यानी तो उन दोनों में देखिए क्या क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है। देखिए सबसे पहले ठंडे में, यानी उसको क्या हम हीट ना करें उस कंडीशन में। ठंडे में क्या होता है कि डाई एथिल ईथर की ठंडे HI से क्या हो, सांद्र HI से करानी है। ठंडे में क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड क्या होता है कि एक अणु एथिल आयोडाइड का बनेगा और एक अणु एथिल अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर, ये डाई एथिल ईथर है, जब इसकी HI से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बोला था कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए, जिससे कि आप बॉन्ड इमेजिन कर सके कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुई होगी
और यहाँ से ये ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से C2H5 मैकेनिज्म इवन अलग होती है, मैकेनिज्म जो इसकी अलग होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रिक से समझने की बात बता रही हूँ कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये C2H5 है और ये C2H5O है। तो यहाँ से ये O, यहाँ पर आपको पता है कि नेगेटिव साइन आया होगा, यहाँ पर जब और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा नेगेटिव, पार्शियली जो भी है, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा I, तो ये हमारा बन जाएगा C2H5I और ये बन जाएगा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, और ये बन जाएगा एथिल आयोडाइड। तो यहाँ तक आपको रिएक्शनें समझ में आ गई होंगी कि ठंडे में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास एक अणु जो है एथिल आयोडाइड का बनेगा। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि जो डाई एथिल ईथर है उसकी रिएक्शन HI से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, या फिर ऐसे वो कह दे कि डाई एथिल ईथर से आप एथिल अल्कोहल किस तरह बनाएंगे, या फिर डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड किस तरीके से बनाएंगे, तो ये आपको सारे ही कंडीशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या बना है। या फिर आपको सिंपल से ये दो चीज़ें लिखी हुई रख दे, ठीक है, यहाँ पर ये दो चीज़ें लिखी हुई दे और आगे एरो लगा के छोड़ दे, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी हम जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि एथिल आयोडाइड बनता है और दूसरा जो होता है एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। यहाँ पर गर्म नहीं लिखा होना चाहिए, ठंडा है ना, तो ठंडे में ये रिएक्शन होगी। अब एक और आगे कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। ये तो हमारी ठंडे में हो गई, क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। एक अणु जो है एथिल आयोडाइड का बनेगा और एक अणु जो है एथिल अल्कोहल का बनेगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन है गर्म करने पर, यानी जो डाई एथिल ईथर है उसकी रिएक्शन क्या करें हम HI से कराएं, लेकिन क्या हो गर्म करने पर इसकी रिएक्शन कराएं, उसको गर्म करें, ठंडे में ना, गर्म करने पर फिर क्या बनता है। देखिए डाई एथिल ईथर को सांद्र HI के साथ गर्म करने पर दो अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु जल बनता है। दो अणु क्या बनेंगे एथिल आयोडाइड के। देखिए जब यहाँ पर हम जो डाई एथिल ईथर है इसकी HI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, दो अणु डाई एथिल ईथर के बनेंगे, ठीक है। एथिल आयोडाइड, सॉरी डाई एथिल ईथर नहीं, एथिल आयोडाइड के दो अणु बनेंगे और बनेगा एक अणु जल का। अब ये जो दो ऊपर की रिएक्शन है वो देखिए समझ लीजिए। पहले क्या होगा कि जब हम इसकी रिएक्शन, पहले जो है जब हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन कराएंगे HI से, ठंडे में है अभी हमने गर्म नहीं किया है, तो जब रिएक्शन होगी शुरू में जब मतलब हमने रिएक्शन में क्या किया, डाई एथिल ईथर है और HI लिया, जब उसको गर्म करेंगे तो शुरू में तो C2H5I बनेगा, यानी क्या बनेगा एथिल आयोडाइड, और उसके बाद एक अणु बन जाएगा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का। अब ये जो है हमने जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शनें पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन की ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल आयोडाइड बनता है गर्म करने पर, ठीक है। तो जब इसको गर्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर गर्म कंडीशन रखेंगे, तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल इस HI से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर फिर से एक बना लेगा एथिल आयोडाइड का अणु, ठीक है, और जल बन जाएगा। एथिल आयोडाइड बनेगा, जल बनेगा। जब हमने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि एथिल अल्कोहल की रिएक्शन जब HI से कराएंगे तो क्या होगा, एथिल आयोडाइड बनेगा और जल बनेगा। तो फिर ये जब प्रोडक्ट जो है हमारी रिएक्शन जब शुरू में हुई तो ये प्रोडक्ट बना, लेकिन उसी में क्या हुआ कि एथिल अल्कोहल है और गर्म भी कर रहे हैं और HI भी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जब एथिल अल्कोहल क्या करेगा, HI से रिएक्शन करके एथिल आयोडाइड बना लेगा, तो जो हमें एक्चुअली प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, एथिल अल्कोहल नहीं मिलेगा, उसमें जो हमें मिलेगा वो 2 मॉलिक्यूल जो है एथिल आयोडाइड के मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल जो है जल का मिलेगा। ये रिएक्शन पूरी तो हुई है, इस रिएक्शन ये जो यहाँ पर तक पूरी प्रोसेस जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हुई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये जो है अल्कोहल जो है HI से रिएक्शन करके फिर एथिल आयोडाइड बना लिया, तो वो हमें प्रोडक्ट तो यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा ही नहीं। जब हम गर्म करेंगे जो हमें पूरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एथिल आयोडाइड और जल, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा लिखा गया है। अब देखिए इसकी में अभिक्रियाशीलता, यानी जिस प्रकार से I जो रिएक्शन HI रिएक्शन करती है उसी तरीके से जो है डाई एथिल ईथर से HBr HCl भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट आपको मान लो दे दिया जाए कि HBr से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो जहाँ पर I है वहाँ पर Br जुड़ जाएगा, इस तरीके से बन जाएंगे। अब इनकी लेकिन अभिक्रियाशीलता का, यानी आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, तो देखिए HI सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, उससे थोड़ा कम होता है HBr और उससे कम होता है
HCl यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से इनका अभिक्रियाशीलता का क्रम है कि HI सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, HBr उससे थोड़ा कम और HCl जो है उस सबसे कम होता है। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन देखिए क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, यानी जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है। देखिए PCl5 के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड बनता है, यानी जब भी हम डाई एथिल ईथर जो है उसको PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे तो क्या होगा, एथिल क्लोराइड बनेगा। जैसे वहाँ पर एथिल जो है आयोडाइड बना था उस तरीके से यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स और इसके जो है फास्फोरिल क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन किससे हो गई, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, कि जब भी हम डाई एथिल ईथर रिएक्शन कराएंगे किससे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो बनेगा एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो डाई एथिल ईथर है उसकी PCl5 से रिएक्शन किस तरीके से होगी या फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा लिखिए, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, यानी जो हम डाई एथिल ईथर है उसकी एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। देखिए निर्जल AlCl3 या निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनता है। क्या होता है कि निर्जल AlCl3 या ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 निर्जल यानी उसमें जल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ZnCl2 यानी वो भी क्या हो, निर्जल ही हो। तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, चाहे हम AlCl3 ले लें चाहे ZnCl2 ले, मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और उसकी रिएक्शन कब कराएंगे, डाई एथिल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, और गर्म करेंगे तो बन जाएगा एथिल एसीटेट। यहाँ पर से क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी और इसमें से यहाँ से ब्रेक होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि फिर ये यहाँ से ये जुड़ जाएगा और ये यहाँ से जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए इसलिए आप ध्यान ले लेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक्चुअली जो यहाँ पर है तो ये O से नहीं जुड़ा है बल्कि C से जुड़ा है, Cl यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर माइनस का साइन आएगा, इस पर प्लस का साइन आएगा, तो ये वाला जो है इस माइनस वाला प्लस से कंबाइन कर लेगा और ये जो प्लस वाला है वो माइनस से कंबाइन कर लेगा। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास एथिल एसीटेट और C2H5Cl। ठीक है, यानी एथिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन थी हमारी एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया की। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डाई एथिल ईथर से आप एथिल एसीटेट किस प्रकार से बनाएंगे, या फिर डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा हमारा, या फिर ऐसे लिख के दे दे तो आप ये आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे उपयोग हैं कि डाई एथिल ईथर का उपयोग कहाँ होता है। देखिए तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में, यानी इनको घोलने के लिए जो तेल वसा वगैरह होते हैं उनको घोलने के रूप में उनके लिए विलायक के रूप में जो है ईथर का उपयोग होता है। नेक्स्ट जो है विलायक निष्कर्षण में, यानी जो ईथर है उसके विलायक के निष्कर्षण में होता है। नेक्स्ट जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। अभी हमने आपको बताया था कि जो ईथर होता है वो निश्चेतना उत्पन्न करता है, उसकी मीठी गंध होती है, तो इसलिए उस उपयोग का गुण का जो उपयोग है शल्य चिकित्सा में किया जाता है। अब देखिए ईथर की शुद्धता का परीक्षण। अब आपको मैंने बताया कि ईथर का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ईथर शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध ईथर है तो उसका हम शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि उसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाता है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। देखिए किस तरीके से किया जाता है। ईथर की शुद्धता का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड यानी KI विलयन द्वारा करते हैं। यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड विलयन डालने पर आयोडीन मुक्त होती है, यानी जो ईथर है हमारा डाई एथिल ईथर है उसमें यदि पोटेशियम आयोडाइड यानी जो C2H5O C2H5 है, इसमें अगर हम इसकी रिएक्शन KI से कराते हैं तो यदि आयोडीन मुक्त होती है तो क्या है, ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड की अशुद्धि उपस्थित है। यदि आयोडीन इससे मुक्त होगी तो इसमें
अशुद्धियाँ हैं, और यदि आयोडीन मुक्त नहीं होगी तो क्या है कि वो अशुद्धियाँ नहीं है, यानी ईथर जो है शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है। तो ईथर में ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, और शुद्ध ईथर में KI डालने पर आयोडीन मुक्त नहीं होती, यानी जब शुद्ध ईथर की KI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि आयोडीन जो है वो मुक्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि वो शुद्ध ईथर है या अशुद्ध ईथर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक क्वेश्चन करके आता है तो वही हम देख लेते हैं क्या है। ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है, यानी जो ईथर है उनको रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। इसका एक क्लोरोफॉर्म का इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप दोनों अच्छे से देख लेंगे। देखिए यहाँ पर ईथर विशेष रूप से डाईएथिल ईथर बहुत ही वाष्पशील एवं अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। क्या है ये? वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु व ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। जो वाष्प है यानी वाष्पशील वाष्प रूप में चले जाएगी ईथर जो है, तो वो क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक मिश्रण बनाती है। और ये रिएक्शन क्या है जो हमने अभी आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया बताई थी वही वाली है। देखिए यहाँ पर C2H5O यानी डाईएथिल ईथर की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, और ये विस्फोटक होता है, मतलब जो है ये जो रिएक्शन होगी वो विस्फोट के साथ होगी। देखिए इस क्रिया को रोकने हेतु ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है जिससे कि अभिक्रिया ना हो, इसीलिए इसको पूर्ण रूप से रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। क्योंकि रंगीन बोतल सूर्य का प्रकाश रोकती है और पूर्ण भरी बोतल में वायु नहीं रहती, यानी जब पूरा बोतल भर देंगे तो उसमें कोई स्पेस ही नहीं रहेगा तो वायु भी नहीं रहेगी, खाली स्थान रहेगा तभी तो वायु रहेगी, तो वो पूरा भर दिया जाता है जिससे कि उसमें वायु ना रहे। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसीलिए इसे रंगीन बोतल में है जो पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये जो है आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।